एक व्यक्ति एक दिन रेड लाइट एरिया में जाता है और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वो एक कोठे पर जाता है। कोठे पर जैसे ही पहुंचता है तो वो बहुत सारी लड़कियां वहां एकत्रित होती हैं, जिनमें से उस व्यक्ति को एक लड़की का चयन करना होता है। हर एक लड़की के अलग अलग दाम हुआ करते हैं जो कोठे की मालकिन बताती है। जब उस लड़की के सामने सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और ज़रूरत से कम कपड़े पहने हुए होती हैं, जिससे कि लड़के को उत्साहित कर सकें। जब वो लड़का एक लड़की का चयन करता है तो लड़कियों को देखता है, तो उस लड़कियों में से एक लड़की का चयन होता है। वो लड़की उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। लड़की जानी पहचानी सी लग रही थी, उस लड़की पर हाथ रख देता है, बताता है मुझे ये लड़की चाहिए। जब उस लड़की के रेट बताए जाते हैं, वो रेट फिक्स होने के बाद उस लड़का लड़की को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है और उससे आपस में बात करता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जब उसे जैसे ही ये पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी ही धर्म पत्नी है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी लगे कि हाँ, ये वाकई में कहानी सुनाने लायक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित और स्वागत है आपका एक सच्ची घटना की कहानी में। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कपल जॉब के लिए जाते हैं। कपल का नाम, लड़की का नाम सोनिया और लड़के का नाम साहिल होता है। बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल जॉब करते हैं, यानी लड़का जॉब करता है, लड़की हाउसवाइफ हुआ करती है। जब लड़का जॉब करता है तो उसे कुछ कंपनी के काम से उसे मुंबई जाना होता है। कंपनी उसे मुंबई ट्रांसफ़र करती है। तो कुछ दिन के लिए जब उस लड़के को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद लड़का लड़की को कॉल करता है, यानी साहिल सोनिया को कॉल करता है और कहता है यहाँ कंपनी की तरफ से मुझे सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, अब ऐसा करिए आप भी जल्दी से मेरे पास आ जाइए। जब लड़की ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। लड़का उस अपनी पत्नी का टिकट 7 अक्टूबर 2011 का बुक कर देता है। जब ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है, धीमे धीमे वो तारीख भी नज़दीक आ जाती है। लड़की जिस दिन निकलती है, घर से सामान पैक करती है और धीमे धीमे जाके अपने बस स्टैंड से और ट्रेन तक पहुंच जाती है। और ट्रेन में जैसे ही बैठती है तो उसकी सीट के ठीक सामने 2 लड़के पहले से ही बैठे होते हैं, जिनकी सीट पहले से ऑलरेडी बुक होती है। जब लड़की बैठती है तो लड़की अपना फ़ोन निकालती है, सोनिया अपना फ़ोन निकालती है। वो सबसे पहले अपने सास ससुर को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि पिताजी, मैं ट्रेन में सकुशल बैठ गई हूँ। बेंगलुरु से मुंबई तक का सफ़र लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी 16 से 17 घंटे लगते हैं। जब वो बताती है कि मैं सकुशल पहुँच के आपको कॉल कर दूँगी, उसके फ़ोन कटने के तुरंत बाद दूसरा नंबर डायल करती है। वो अपने पति को डायल करती है, यानी साहिल को डायल करती है और कहती है मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, अपनी सीट पर बैठ गई हूँ। तो साहिल उधर से जब समझाता है उसको कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लेने प्लेटफॉर्म पर आ जाऊँगा। आप इतना याद रखिएगा कि इस ट्रेन में सोना नहीं है और किसी का दिया कुछ खाना नहीं है, और अपना आप ख्याल रखिएगा। लड़की कहती है आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सकुशल आऊँगी। कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद जब लड़के वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो सोनिया चुपचाप बैठी है और सिर्फ अपने फ़ोन में लगी हुई थी। जब लड़के नॉर्मल में ही सोनिया से इंट्रोड्यूस होने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि बहन जी आप कहाँ जा रही हैं, तो वो सोनिया कहती है कि भाई साहब मैं मुंबई जा रही हूँ। तो वो लड़के जब कहते हैं कि लगता है बहन जी आप ट्रेन में सफ़र पहली बार कर रही हैं, पहली बार मुंबई जा रही हैं। तो सोनिया कहती है नहीं भाई साहब, मैं पहली बार नहीं, हाँ मैं पहली बार मुंबई जा रही हूँ, ट्रेन में मैं काफ़ी बार सफ़र कर चुकी हूँ। फिर कुछ 2-3 घंटे बीतते हैं। उसके बाद लड़के कुछ स्नैक्स निकालते हैं, कुछ खाने के आइटम निकालते हैं और सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं बहन जी क्या आप लेंगी इन्हें। तो सोनिया हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर देती है, नहीं भाई साहब आप खाइए। फिर कुछ देर वो खाने पीने के बाद बैठे रहते हैं सामने। कुछ लंबा सफ़र होने के वजह से फिर थोड़ी देर बाद सोनिया अपना खाने का आइटम निकालती है, तो उसकी भी मजबूरी बन जाती है कि भाई साहब से पूछना। तो वो भी अपना टिफ़िन आगे की ओर करती है और पूछती है क्या भाई साहब आप लेंगे। तो उन दोनों लड़कों में से थोड़ा थोड़ा आइटम वो दोनों ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। फिर और कुछ लंबा सफ़र बीतने के बाद लगभग ट्रेन 700-800 किलोमीटर
पहुंचने के बाद उसके बाद क्या होता है, एक चाय वाला आता है, वो दोनों 2 चाय लेते हैं और पूछते हैं बहन जी आप भी चाय लेंगी, और तीसरी चाय के लिए चाय वाले से ऑफ़र कर देते हैं। तो वो बहन जी मना करती हैं कि कहती हैं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। जब वो चाय ले लेता है तो कहता है बहन जी ये चाय मैंने ले ली है, आप पी लीजिए। जैसे ही सोनिया उस चाय को पीती है और अचानक से उसकी आँख लग जाती है। सोनिया की आँख लग जाती है 2 से 3 घंटे बाद, यानी जब सोनिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक तेज़ रफ्तार कार में बैठी हुई है और वो दोनों लड़के, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों साइड बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो उन दोनों लड़कों से सवाल जवाब करती है तो वो उसे खींचकर एक चाँटा मारते हैं और ये कहते हुए शांत कराते हैं कि अगर तुमने आवाज़ की तो तुम्हारी पिटाई होगी। वो नशे की इस तरह हालत में थी कि वो उनका विरोध नहीं कर सकती थी। जब सोनिया देखती है वो समझ जाती है कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है और दोनों लोग जालंग बालंग बैठे हैं। एक अनजान आदमी ड्राइव कर रहा है, जो 2 पहले से बैठे हुए हैं, जो ट्रेन में उसके साथ थे वही दोनों गाड़ियों में बैठे हुए हैं। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है। सोनिया को होश तो था बट इस कंडीशन में नहीं थी कि उन लड़कों का वो विरोध कर सके। जब उस लड़की को उतारा जाता है तो वो देखती है कि सामने 2 औरतें बैठी हुई हैं, वो आपस में वार्ता कर रही हैं। वो कुछ इस कदर की कॉलोनी में आ चुकी थी जो उसके लिए जानना बहुत ही मुश्किल था। देखने में समझ में आ रहा था कि वो पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुकी है। जब वो दोनों आदमी उस लड़की की बोली लगाने लगते हैं तो उस लड़की की बोली लगते लगते कुछ एक मिनिमम अमाउंट पर पहुंच जाती है जो कि 45,000 के करीब होती है। जब उस लड़की को बेच दिया जाता है तो वो बहुत हाथ पैर जोड़ती है और गिड़गिड़ाती है कि मुझे मत बेचिए, मुझे मत परेशान कीजिए, मुझे अपने पति के पास जाना है। वो एक भी नहीं सुनते और उसको मारते, एक दो थप्पड़ मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो औरतें उस लड़की को अंदर ले जाती हैं और भी लड़कियाँ आती हैं उसको पकड़ के अंदर ले जाती हैं, लेकिन सोनिया इस कदर नशे में थी कि उनका वो विरोध तो करती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। ना ही वहाँ से भागने की कंडीशन में थी और ना ही उनसे लड़ने की कंडीशन में थी, क्योंकि नशे का कुछ इस कदर से उसमें कुछ मिला हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो लड़कियाँ उसे एक चेयर पे ले जाके बिठा देती हैं और मुंह पे कपड़ा लगा के बांध देती हैं। जैसे ही ये सिलसिला जारी रहता है, बदस्तूर जारी रहता है, इधर उसका पति बहुत परेशान रहता है, कॉल लगाता है, कॉल स्विच ऑफ जाता है। वो जीआरपी को इन्फॉर्म करता है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है, उसकी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके बाद फिर वो बेंगलुरु जाता है। बेंगलुरु में जाने के बाद वहाँ भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म करता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे गुम हुई है, कृपया सीसीटीवी चेक कराए जाएं। तो वहाँ वो देखता है कि सीसीटीवी में एंट्री तो की है ट्रेन में, लेकिन ये बीच में कहाँ गुम हो गई ये किसी को कोई पता नहीं था। लड़की का इधर कोठे पर आना, 2-3-4 दिन बीत जाना, उधर लड़का परेशान होना, ये वाकई में हैरान कर देने वाली घटना थी। फिर एक दिन 2-3-4 दिन बीत जाते हैं, एक ग्राहक आता है वहाँ कोठे पर ग्राहक आता है तो वो लड़कियों की डिमांड करता है। जब लड़कियां उसे पसंद नहीं आती तो वो सारी लड़कियों को एक एक करके रिजेक्ट करने लगता है। कोठे की एक मालकिन हुआ करती है जिसका नाम सुनीता पुजारी हुआ करता है। तो वो सुनीता पुजारी से अलग अलग लड़कियों की डिमांड करता है कि कोई अच्छी सी लड़की, सुंदर सी लड़की हो आपके पास तो मुझे बताइए। जब सुनीता पुजारी सारी लड़कियों को दिखा देती है, उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, तब वो कहता है आपके पास कोई भी सुंदर सी लड़की नहीं है। तो सुनीता पुजारी कहती है एक मेरे पास नई लड़की आई है, ज़रा ठहरिए मैं उसे बुलाती हूँ। तब वो सुनीता पुजारी अपनी लड़कियों से कहती है कि लड़कियों उस लड़की को लेकर आओ। वो लड़कियाँ जब उस लड़की को लेकर आती है तो उसकी कंडीशन थोड़ी वैसी थी, क्योंकि रोए हुए, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उस ग्राहक उस लड़की को पसंद कर लेता है, एक ही बार में पसंद कर लेता है। जब वो ग्राहक उस लड़की को लेकर अंदर कमरे में जाता है तो वो लड़की उस ग्राहक के पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। अपनी सारी कहानी बताती है कि मैं ऐसे ऐसे करके बेंगलुरु से मुंबई आ रही थी, मेरे पति का नाम साहिल है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। याद रखिए, कोठे पर आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत का परिचय देते हुए
एक मदद कर देता है लड़की की। वो अपने मोबाइल से उसके पति को कॉल मिला देता है और उसे दे देता है कि लीजिए आप अपने पति से बात कर लीजिए। ये खैर उसके लिए भी हानिकारक हो सकता था जो कोठे के अंदर था। जब साहिल को एक अननोन नंबर से कॉल जाता है तो साहिल उस कॉल को रिसीव करता है। उधर से सोनिया की रोने की आवाज़ आती है तो साहिल घबरा जाता है और गौर से सुनता है। सोनिया रोते हुए कहती है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गई हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो साहिल पूछता है कि आप हो कहाँ और क्या मुसीबत है, ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो, मुझे सारी कुछ डिटेल में बताओ। तब वो लड़का फ़ोन ले लेता है और सारा लोकेशन बताता है, सारा एड्रेस बताता है, नोट कराता है और बताता है ये ऐसे ऐसे करके एक कोठे पे फंसी हुई हैं। तो साहिल घबरा जाता है, सोचता है कि पुलिस को अगर इन्फॉर्म कर दिया तो सोनिया का एड्रेस बदल दिया जा सकता है, पुलिस के पहुंचने में लेट हो सकता है और उसे हानि भी पहुंचाई जा सकती है। तो साहिल अपने दिमाग का उपयोग करते हुए एक गेम खेलता है। साहिल ग्राहक बनके अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है। लगभग 16 से 17 दिन हो जाते हैं। 17वां या 18वें दिन साहिल ग्राहक बनके उस कोठे पे उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। जब साहिल एड्रेस पर पहुंच जाता है तो कोठे में देखता है सुनीता पुजारी कुर्सी पर बैठी हुई हैं, उनसे डिमांड करता है लड़कियों की। तो सुनीता पुजारी लड़कियां दिखाती हैं। लड़कियां देखने के बाद साहिल सबको देखता है, एक एक से सबसे लास्ट में उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, जिसको देखकर पति को देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हल्का हल्का आंखों में पानी भर आता है और वो रोने लगती है। लेकिन साहिल सोच रहा था कि अगर इनको शक हो गया तो ये इसे और प्लस साहिल को भी हमला कर सकती हैं और इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो साहिल उस लड़की पर हाथ रख देता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। तो सुनीता पुजारी उस लड़की की कीमत एक फिक्स करती है, वो बताती है साहिल को और उसके बाद उसे अंदर जाने देती है। साहिल जैसे ही कमरे में अंदर जाता है और उसकी पत्नी को जब अंदर कमरे में ले जाता है तो पत्नी सीने से लग के साहिल से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सिसकियाँ भरने लगती है। साहिल उसे दिलासा देता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सकुशल बाहर लेकर जाऊँगा, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो, पहले मुझे सारा वाक़या बताओ, आखिर हुआ क्या था। तब वो लड़की सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ट्रेन में 2 लड़के बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे चाय में कुछ नशीली दवाई पिलाकर यहाँ बेच दिया है। साहिल जब ये सारी घटना सुन लेता है, वो सोचता है अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, यहाँ से जाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया तो शायद इसको हानि पहुँचाई जा सकती है और इसे मार भी दिया जा सकता है। तो साहिल क्या करता है, अंदर से कुंडी बंद करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है। साहिल जब पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो मुंबई पुलिस को भी एक सैल्यूट बनता है कि उन्होंने बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत ही उस कोठे पर छापा लगा दिया। जब छापा पड़ता है तो चारों तरफ से सबको घेर लिया जाता है। कमरे से सकुशल साहिल और उसकी पत्नी सोनिया को बाहर निकाला जाता है और सुनीता पुजारी से अरेस्ट कर लिया जाता है। सुनीता पुजारी और 2 और वहाँ जो मेन उनके इंचार्ज थे जो लड़के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और बाकी की भी जो लड़कियाँ फंसी हुई थी वो भी वहाँ से रिहा हो जाती हैं। जब उन लड़कों की तलाश होती है कि इसे कौन यहाँ लाया, तो उनकी कई दिनों तक तलाश होती है, बाद में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। साहिल ना कि अपनी पत्नी बल्कि और भी ऐसी कई लड़कियों की जान बचा लेता है जो कि वहाँ बेगुनाह और धोखे से लाई गई थी। जब ये घटना सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू चर्चित में आती है तो लोग वाकई साहिल की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर लड़कियों से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाता है। अगर लड़के से हो जाए तो एक बार अलग बात है, अगर लड़कियों से गलती हो जाती तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चाहता तो साहिल भी उससे ये कह सकता था कि आप यहीं रहिए, आप मेरी ज़िंदगी में वापस आप कभी मत आना, आपकी यही जगह है। लेकिन साहिल ने ऐसा न करते हुए अपनी इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए उसे सकुशल वापस निकाला। साहिल के लिए एक बार दिल से सैल्यूट बनता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना है या आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक करना है कि समाज में हो रहे किस तरह के क्राइम से आपको सावधान एवं आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। आज की इस कहानी का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।